अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ निश्तर टाउन के इलाके में चंद माह के दौरान 2 बच्चों को अगवा किया गया और एक बच्चा 5 माह तकरीबन गुजर जाने के बावजूद भी ना मिल सका, जबकि दूसरा बच्चे की तकरीबन 36 घंटे के बाद लाश जो थी वो एक जोहड़ से मिल गई। पुलिस ने तफ्तीश अपनी शुरू की है तो इंतहाई करीबी रिश्तेदार ही बच्चे का कातिल निकला है और उसने इंतहाई होशरबा इंकशाफात किए हैं। मुलजिम का बच्चे के साथ क्या ताल्लुक है और जो अगस्त में अगवा बच्चा हुआ था उसको क्या इसने कत्ल किया या नहीं किया, इसके अलावा क्या मुलजिम ने और भी कोई वारदातें की थी या नहीं की थी, बच्चे के वर्सा इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अंधोनाक वाक़या निश्तर कॉलोनी के इलाके में पेश आया, जहाँ पर अगस्त में अब्दुल्ला नामी बच्चा जो था वो अगवा हुआ, पहले लापता हुआ। गुरसा ने उसका मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस उसको तलाश ना कर सकी और उसके कुछ अरसे के बाद यानी जनवरी के अवाइल के अंदर अरसलान नाम का बच्चा जो था वो लापता हो गया और पुलिस उसको भी तलाश करने में नाकाम रही और बिल आखिर गुरसा की जानिब से जब प्रेशर बना तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अगले रोज़ बच्चे की लाश जो है वो करीब से ही मिलती है। अरसलान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला की फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ हुई है, क्योंकि एक मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लिया और वो अरसलान का सगा भाई बताया जाता है जिसका नाम फैज़ान है। दोनों फैज़ान और अरसलान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका इसमें हाँ जी, आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, आपका बेटे को लापता हुआ, वो घर से शायद कोई सामान लेने के लिए गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो नहीं मिला। ये किस तारीख का वाक़या? ये बुध वाले दिन का वाक़या है। अच्छा जी, ये बुध वाले दिन का वाक़या है। उसके बाद मेरा बेटा नहीं मिला, सारा दिन सारी रात भी ढूंढते रहे। मेरा बड़ा बेटा लेके गया था उसको, वो हमें तो यही बता रहा था कि मैं इधर छोड़ गया था। अच्छा, दोनों भाई घर हाँ से जी, दोनों भाई घर से इकट्ठे निकले। ठीक है। उसके बाद वो नहीं मिला हमें। उसके बाद सारी रात हम ढूंढते रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा भी मेरे साथ ये रहा है कि ढूंढता रहा है, हमें नहीं ये शक होने दिया कि मैंने ये काम किया। जिस उसके साथ जो भी है, जो कानून उसके साथ सजा देगा हमें मंजूर। नहीं, उसने क्या बताया बड़े ने कि छोटा किधर गया? वो तो दोनों इकट्ठे थे। नहीं, वो यही कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उसके दादे ने भी मारा, उसकी मामा ने भी मारा, वो कह रहा था मुझे नहीं मालूम। दोनों बेटों की आपकी उम्रें क्या थी? एक की 8 साल है, फजान की 14 साल। अरसलान की लाश कितनी दूर से मिली आपको? वो आप लोगों ने खुद ही तलाश की या पुलिस? नहीं, वो उधर वो घर है एक, वो उधर बच्चे ने देखी है, उसने 15 पे कॉल करवाई है, उसके बाद हमें पता लगा, फिर हम उधर गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने अरसलान की शिनाख्त कर ली, तब फैज़ान कहाँ पे था? वो घर पे ही था। ठीक, तो उसके ऊपर शुबह कैसे गुजरा आप लोगों को? वो फिर पुलिस वालों ने साथ उसको लिया, वो लेके गए हैं, डीएसपी साहब आए थे, वो साथ लेके गए हैं। वो उनको पता क्या उसने क्या बताया, किधर गया है, ये हमें नहीं मालूम। अभी जो आपका बड़ा बेटा है वो पुलिस के पास ही है? हाँ जी। तो वो मानता है कि उसने अपने भाई को कत्ल किया? हाँ जी, वो मान रहा है। क्यों, कोई वजह, कोई लड़ाई वगैरह घर में रहती थी? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वो छोटा बेटा बहुत लाडला था, इसलिए फजान भी लाडला था, जो चीज़ मांगता था हम उसको लेके देते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं मेरे। और आप क्या करते हैं खुद?
मैं डिलीवरी सर करता हूँ, मेरी बेगम भी जॉब करती है। तो जो बड़ा बेटा है आपका वो क्या करता था, पढ़ता वो था? पढ़ता नहीं था, वो जहाज सीखता था, ये नाइयों का काम नहीं करते हैं, वो जहाज सीखता था। और छोटा बेटा क्या करता था? छोटा बेटा पढ़ता था, वो जो सलान है। तो दोनों भाइयों की आपस में कोई लड़ाई वगैरह होती थी? नहीं, लड़ाई नहीं होती थी। तो अभी तक आपको क्या आपकी मुलाकात हुई इस वारदात के बाद बड़े बेटे से? नहीं, हमारी फिजान से मुलाकात नहीं? नहीं, जब पुलिस लेके गई तब तक उसने आप लोगों को कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो जो बच्चा अगस्त में लापता हुआ था वो आपका क्या लगता था? वो भी मेरा भतीजा ही एक साहब का। हाँ, उसका भी इससे कोई ताना बाना मिला है? वो मान रहा है कि मैंने ये काम किया है। सिर्फ कत्ल किया? क्योंकि पुलिस पहले कह रही थी क्योंकि बच्चे के साथ ज्यादती वगैरह भी। सारा कुछ उसने किया है, वो मान रहा है कि मैंने ये काम किया है। भाई के साथ भी ज्यादती के हाँ बाद जी। कत्ल किया और जो हाँ। अब्दुल्ला था वो उसको भी हाँ जी, ज्यादती के बाद कत्ल हाँ किया। जी। अब्दुल्ला के बारे में और तो इन्फॉर्मेशन अभी कोई नहीं नहीं, मिली। ये फैज़ान और रसलान के वालिद हमारे साथ मौजूद थे, जो दोनों सगे भाई हैं। और अभी जो इब्तदाई तौर पे बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है रसलान की, उसके अंदर ज़्यादती के बाद कत्ल जो है वो बताया जाता है। अब्दुल्ला के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब्दुल्ला के बारे में जानते हैं। अब्दुल्ला की कितनी उम्र थी? 6 साल। और अगस्त में वो लापता हुआ, जी क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो ट्यूशन पढ़ के घर आया था, बैग रख के बाहर खेलने लगता था। उसके बाद आधे घंटे बाद ढूंढना शुरू किया, अब तक नहीं है निकला। तो ये अब्दुल्ला जब ये अरसलान जो है वो लापता हुआ और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली, तो दोबारा से आपके केस में एक जान डली, तो पुलिस ने कोई हलचल की? ये जो अगस्त से लेके जनवरी तक का पीरियड था, इसके अंदर पुलिस ने कोई तफ्तीश वगैरह की, आप लोगों से रब्ता किया, कोई बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, कुछ हुआ? वो करते रहे पर कोई सुराग नहीं लग सका, कोई क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। हाँ। उस दिन हुआ क्या जब अब्दुल्ला घर से निकला बाहर खेलने के लिए, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद आधे घंटे बाद हम उसे ढूंढने लग पड़े, अब तक नहीं है मिला, किसी ने कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ फैज़ान कह रहा था कि मैंने उसे पुल की तरफ जाते देखा है, बस, और किसी ने कोई बात नहीं बताई। अभी जब अरसलान की लाश मिली और फैज़ान को हिरासत मिली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब पुलिस कोशिश कर रही है बॉडी की। कैसे कोशिश करी, क्या बताया उन्होंने आपको? उसने कहा जिस जगह मैंने अपने भाई को मारा है, नाले में फेंका, उसी जगह मैंने यही बकवा उसी तरह किया है मैंने। अब्दुल्ला के साथ भी यही किया है। ठीक है। फिर आप लोग वहाँ पे नाले पे गए? हम नाले पे गए, सर्च की, सारी नाला देखा हमने, हमें कुछ नहीं मिला उधर। फिर पूछा मुलजिम से कि बच्चा तो मिला नहीं यहाँ से? हाँ जी, फिर वो कभी कुछ बता रहा, कभी कुछ, हर बयान बदल रहा है। मसलन क्या वो कहता है? लाश को कहाँ पे फेंका उसने? पहले कह रहा था नाले में फेंका है, उसके बाद वहाँ देखा नहीं मिला, उसके बाद कहीं दूर और जगह बता रहा है, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। अब कह रहा है कि किसी के पास है बच्चा, पठान है, उसका पता ही नहीं मुझे कौन है, बस यही बयान बदल रहा है। यानी सच नहीं बता रहा? सच नहीं बता रहा, अभी तक नहीं बता रहा। तो उसने ये बताया कि वो क्यों लेके गया था अब्दुल्ला को? बस यही कह रहा कि उसके साथ भी यही किया जो मैंने अपने भाई के साथ किया। क्यों ये पता नहीं है। पुलिस ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, पुलिस आपकी फैज़ान से मुलाकात हुई है? जी हुई है। आपने उससे पूछा कि आपके बेटे को क्यों उसने ऐसे किया? नहीं, ये कुछ नहीं बताया उसने, ये बयान पे बयान बदले जा रहे हैं। बाजी 8वें महीने में आपका बेटा लापता होता है, पूरा साल ख़त्म हो जाता है, पुलिस ढूंढ नहीं पाती, कितना मुश्किल है एक माँ के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना? आपके सामने 5 माह से मैं पुलिस वालों की बात पे मैंने गौर की, वो कह मुझे तसल्लियाँ देती रही, लेकिन मेरा दिल भी मानता है, अभी भी मेरा दिल मानता है कि मेरा बेटा ज़िंदा है और मेरा बेटा महफूज है। इन पुलिस वालों के पास भी जाते थे, वो हमारे घर भी आते थे, उन्होंने भी हमें बहुत सारी तसल्लियाँ दी, इंशाल्लाह हम अपने तुम्हारे बच्चे को ढूंढेंगे, वो हमारा बच्चा है, वो यही समझे कि तुम्हारा बच्चा ज़िंदा है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जैसा भी है, ज़िंदा है मुर्दा है, हम उसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वो हमसे अक्सर सवाल पूछते थे, कहते थे कि तुम्हारा किसी पे शक हो, कोई तुम्हारी लागतबाजी हो, लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लागतबाजी नहीं थी। लेकिन वो कार्रवाई करते रहे। लेकिन जब 5:30 बजे मेरा बेटा तकरीबन अकेडमी तो आया, लेकिन वो जो आया है
ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਜ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੁੱਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। किनकी बेटी? ਫਿਜ਼ਾਨ ਕੀ ਕਜ਼ਨ, ਚਾਚੂ ਕੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ही मिली, आशाना तो। कौन लेके गया था उसे? अब इसने एतराफ़ किया है कि मैं लेके गया हूँ उसको। 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट मिल गई, उनकी बच्ची मिल गई, सही सलामत मिल गई। बाद ये अपने भाई नूं लैके गया है, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। लेकिन मैं 5 माह तो तड़पन रही हाँ, 5 माह तो पुलिस वाले सारे मेरे साथ हो, कोई इस चीज़ की हैरत कर रहे थे कि कोई क्लू मिले सानू, कोई कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलिया। भाई मैं अपने महल्ले दे विच भी, मेरे महल्ला मेरे नाल सी, मैं अपने महल्ले दे अगे भी हथ जोड़ के यही कहती रही हाँ कि जिन्हें भी किसी ने ज़रूरतमंद ने मेरे बच्चे दे के ज़रूरत पूरी की है, या मेरे बच्चे दे नाल किसी तरह भी कोई किसा किया है ना, कोई मैनू अंदर आन के दस दवे कि असी तेरे बच्चे दे नाल इंज कीता है। मैं उन्होंने एक माँ दिल ते पत्थर रख के मैं उस बच्चे नू ना, या वड्डा हो या जो भी होगा, मैं उन्होंने माफ़ कर दांगी। लेकिन अगर उन्होंने कानून सामने लैके आएगा ना, जो कानून सज़ा देगा वो तो देगा, जो एक माँ की सज़ा होएगी एक दुनिया देखेगी। इलाके में रेपुटेशन कैसी थी फिजान की? बस इधर फिरता था, कभी काम पे गया है, कभी इधर ही फिरता था ज़्यादा, कभी इधर घूमते फिरते थे, अक्सर बैठे रहते थे गली में। कभी शुबा ही नहीं हुआ था कि ऐसा ये होगा। लेकिन उस वक्त शुबा हुआ है जब मोहल्ले वालों ने भी कहा है कि ये अपने भाई को खुद बाहर लेके गया है, खुद बाहर लेके गया है। उस वक्त मेरे साढ़े खुद सारे दे ज़हन दे विच भी आया कि हुण भी फिजान अपने भाई नूं बाहर लैके गया है, तो उस तो बाद उहदा भाई घर नहीं आया। लेकिन जो मेरा बेटा गुम होया, उदों फिजान ने मैनूं इतलाह दित्ती है कि अब्दुल्ला जिहड़ा वा पुल वाल जा रहा है। फिर मेरा ज़हन यही, मेरा दिल कहता है जो अरसलान दा कातिल है वो मेरे बेटे का मुजरिम है। भाई आप बताइए कि ये आज सुबह से आप जितना रेस्क्यू सर्विस हो रही है, आप उसमें साथ थे, किन किन इलाकों पे वो बताता है? आप बच्चे के चचा हैं? मैं बच्चे का चचा हूँ। आप सुबह से पुलिस वालों के साथ हैं, क्या बता क्या रहा है मुलजिम? वो मुलजिम ने हमें बताया है कि जिधर मैंने अपने भाई को फेंका था ना, आपके भतीजे अब्दुल्ला को भी मैंने उधर ही फेंका है। ठीक है। हमने पुलिस वालों ने और हमने सब ने मिल के आपस में, वासा की गाड़ी आई है, उसने उस नाले का पानी निकाला सारा। हम उस नाले के अंदर, वो रिंग रोड के नीचे से नाला गुजरा, हम उसके अंदर से सारा देख के आए हैं नाले को। हर तरह से हमने अपनी तसल्ली की है, सारा जो उसमें मिट्टी वगैरह थी, पानी वगैरह सारा निकाल के हमने देख लिया। उधर हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हमें साबित हो सके कि इधर अब्दुल्ला को इसने फेंका है। फिर उसके बाद पुलिस वाले उसे उधर लेके आए हैं कि हमें बता दे किधर फेंका है, हम उधर से ढूंढ लें, क्यों हमें ऐसे तंग कर रहा है तू खुद भी तू भी बच जाएगा और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने इस जगह पे फेंका। वो कहीं और लेके गया, उधर जाके फिर उसने कहा जी मैंने इधर नहीं फेंका, मैं आपको फिल्म करा रहा हूँ, मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। ये पुलिस को कहा? ये उसने पुलिस को कहा है, हमें भी कहा है, पुलिस को भी कहा, साथ ही थे। मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ। उसके बाद उधर से फिर उसे उन्होंने 2-4 चपेड़े मारी हैं कि तू सच बता, क्यों हमें गुमराह कर रहा है ऐसे। उसने फिर कह दिया जी मैंने इसको नाले में फेंक दिया था, रोई नाले में जो इधर पास से गुजरता है। खुदाई वगैरह भी करते रहे, कह रहा था कि दबा दिए मैंने। नहीं, खुदाई वाला नहीं उसने बताया। वैसे उसने एक और जगह भी घुमाया था कि पहले दिन ही जिस दिन बच्चा उनका मिला है ना, उसी रात को उसने एक और जगह पे उन्हें लेके गए थे कि मैंने इधर फेंका, लेकिन उधर भी कुछ नहीं था, वो भी उसका झूठ था। तो अभी भी उसने झूठ ही बोल रहे हैं, अभी तक वो सच हमें नहीं बता रहा, और ना ये बता रहा है कि मेरे साथ और कौन है कौन नहीं है। तो वो जो बच्ची गायब हुई थी, जो 24 घंटे बाद मिल गई, उसके साथ ज्यादती वगैरह की थी या वो बच्ची? नहीं, वो उसके साथ ज्यादती नहीं हुई। ये बता रहा है कि मैंने उसे लेटाया था, तो उधर से कोई पास से गार्ड गुजर रहा था, उसने मुझे देख लिया, या मैंने उसे देखा तो मैं भाग गया हूँ। तो फिर कोई और एक राहगीर उधर से गुजरा। इसका मतलब है वो आदि मुजरिम है, वो सारा कुछ इलाके में करता रहा, लेकिन पकड़ा पहली दफा पकड़ा गया। आप मकतूल
फैज़ान के वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे जो यहाँ पे पहले बैठे हुए थे। अरसलान के वालिद, उनका सगा बेटा जो है, बड़ा बेटा फैज़ान, वही मुल्ज़िम है और उसने इकरार भी किया है कि उसने ये सारा कुछ किया है। और उसने जो उनका हमसाया है, जो रिश्तेदारी भी है, बच्चा अब्दुल्ला जो अगस्त के महीने में लापता हुआ था, जिसका मुकदमा भी थाना निश्तर टाउन में दर्ज हुआ था, उसके बारे में भी वो कहता है कि उसको भी उसने इसी तरह से कत्ल किया जिस तरह से उसने अपने भाई को किया है। लेकिन अभी तक पुलिस को उसकी ना तो बच्चे की डेड बॉडी मिल सकी है, ना ही इस तरह का कोई शवाहिद मिल सके। और जैसे अब्दुल्ला के चचा बता रहे हैं कि उसने पुलिस के सामने ये कहा है कि मैं सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, मेडिकल के अंदर क्या अरसलान के साथ ज़्यादती साबित हुई है या नहीं हुई, क्योंकि र्यूमर्स तो यही हैं, यहाँ पे भी इनको यही इत्तला मिली है कि बच्चे के साथ अरसलान के साथ ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया। किस तरह से कत्ल किया गया है, मुल्ज़िम अपने दिफा में क्या कहता है, क्यों वो इस तरह की हरकतें करता था और कितने अरसे से कर रहा था, ये तमाम चीज़ें थाने चल के जानते हैं। कैसे कत्ल किया, क्या किया उसके साथ? उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती की है। बाद में मैंने उसके सिर में बोतल मारी, बोतल मार के बाद में मैंने ईंट मारी है। ईंट मार के मैंने खाला में फेंक दी है। क्यों मारा, क्यों उसके? गुस्सा आ गया इसलिए। किस बात का गुस्सा था? घर से कुट पड़ती थी इसलिए। है? घर से कुट पड़ती थी इसलिए। घर से कुट पड़ती थी? किससे कुट पड़ती थी? अब्बू से, दादे से। किसको? पापा से। तुम्हें? किस बात पे? वो शिकायतें लगा देता था इसलिए। क्या शिकायतें लगाता? तुम क्या करते थे? कुछ नहीं, मैंने उसको एक दो चपेट मार देनी, उसने बता देना घर तो मुझे खुद करनी, इसीलिए। इसलिए तुमने उसको कत्ल कर दिया? तो फिर ज्यादती क्यों की अपने सगे भाई के साथ? गलती हो गई थी। नहीं, गलती तो पहली दफ़ा होती है ना, तुम तो ये काफ़ी अरसे से कर रहे थे। तुमने अब्दुल्ला को, जो तुम्हारा कज़न था, उसको भी कत्ल किया? जी। उसको कैसे कत्ल किया था? उसके साथ मैंने ज़्यादती की, ज़्यादती करके सिर में इतना मार के मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? खाड़े में। क्या इंकशाफात इसने मजीद किए हैं, क्या तफ्तीश सामने आई है, क्यों करता है? बस ये अभी तो इसने इन्वेस्टिगेशन में यही कहा है कि जी मुझे मेरे साथ ज़्यादती होती थी, तो इस वजह से मुझे भी लत पड़ गई थी, तो मेरे साथ जब होती तो फिर मैंने फिर बच्चों पे इस तरह करता। कैसे आप लोगों को इस पे शक कैसे गुजरा? क्योंकि इसका बाप बता रहा था कि जब उसको, इसके भाई को ढूंढा जा रहा था, तो ये साथ सर्च ऑपरेशन के अंदर मौजूद था और आगे आगे बढ़कर बच्चे को, अपने भाई को ढूंढ रहा था। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ था, हमें बता भी रहा था, जगह भी पिन पॉइंट कर रहा था। पुलिस ने मुल्जिम फैज़ान को तकरीबन बच्चे की लाश बरामद होने के चंद ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया था और अब फैज़ान जो है वो पुलिस की हिरासत में ही है। और इसने पुलिस हिरासत के अंदर ये भी इतराफ़ किया है कि जो अगस्त में इसका कज़न अब्दुल्ला लापता हुआ था, जिसका बाद में अगवा का मुकदमा इसी थाने यानी थाना निश्तर टाउन में दर्ज किया गया था, उसको भी इसी ने उसी तरह कत्ल किया जिस तरह इसने अपने छोटे भाई, जिसकी उम्र 8 साल थी, उसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया था। अभी तक इसने उसकी लाश कहाँ पे फेंकी है, कैसे उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ किया था, इस बारे में नहीं बताया। और तकरीबन 48 घंटे का टाइम होने लगा है, पुलिस जो है उस लाश को भी अभी तक नहीं कर सकी दरियाफ्त के वो लाश गई कहाँ पे है। मुल्जिम हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? फरहान। तुमने किसको कत्ल किया? अपने भाई को। भाई का नाम क्या था? अरसलान। कितनी उम्र थी उसकी? 8 साल। कैसे कत्ल किया, क्या किया उसके साथ?
उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती की है। बाद में मैंने उसके सिर में बोतल मार के बाद में मैंने ईंट मारी है। ईंट मार के मैंने खाला में फेंक दी है। क्यों मारा? क्यों? उसके गुस्सा आ गया इसलिए। किस बात का गुस्सा था? घर से कुट पड़ती थी इसलिए। है? घर से कुट पड़ती थी इसलिए। घर से कुट पड़ती थी? किससे कुट पड़ती थी? अब्बू से, दादे से। किसको? पापा से। तुम्हें? हाँ, किस बात पे? वो शिकायतें लगा देता था इसलिए। क्या शिकायतें लगाता? तुम क्या करते थे? कुछ नहीं, मैंने उसको 1-2 चपेट मार देनी, उसने बता देना घर तो मुझे कुछ करनी, इसीलिए। इसलिए तुमने उसको कत्ल कर दिया? तो फिर ज्यादती क्यों की अपने सगे भाई के साथ? गलती हो गई थी। नहीं, गलती तो पहली दफ़ा होती है ना। तुम तो ये काफ़ी अरसे से कर रहे थे। तुमने अब्दुल्ला को, जो तुम्हारा कज़न था, उसको भी कत्ल किया? हाँ जी। उसको कैसे कत्ल किया था? उसके साथ मैंने ज़्यादती की। ज़्यादती करके उसे में इतना मार के मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? खाले में। तो तुम अभी तक पुलिस को वो जगह क्यों नहीं बता रहे जहाँ पे फेंका था? वहीं ले गया था, तो सर कह रहे लाश नहीं ढूंढी। तो सर बोले अब नहीं पता किधर गई किधर नहीं गई, ये नहीं मुझे पता। हाँ। तुमने एक अपनी कज़न बच्ची के साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की थी? हाँ की थी मैंने कोशिश करने की। ज्यादती नहीं की उसके साथ? नहीं, मैं चले गया था। वो कौन थी? वो मेरी कज़न थी। हाँ, उसको साथ क्या करने की कोशिश, कैसे करने की कोशिश की थी? उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? वो परली साइड पे तो ये आ गए थे उधर, तो वो गाद आ गया इसलिए मैं भाग के चले गया। और बच्ची उधर ही छोड़ दी। कत्ल कर दिया उसे? नहीं, छोड़ दिया। वो बच गई थी जिंदा? तो ये अपने भाई के साथ तुमने ज्यादती कहाँ पे की? कितनी दूर घर से? काफ़ी दूर है, समझ लो 10-15 मिनट का है जब उधर से। कैसे लेके गए? बीच में से ले गया था। क्या कहा भाई को, किधर जा रहे हो? कह रहा अब्बू के पास जाना, मैं कहा उधर लेके जा रहा हूँ उधर ही। तो मैंने उसके साथ आके ज़्यादती करके फिर मैंने उसके सिर में बोतल मार के फिर मैंने उसे मार दी। कब से ज्यादतियाँ कर रहे हो बच्चों के साथ? कुछ नहीं, बस यही 2 ज़्यादतियाँ की थी। 2 जौन से बच्चे मैंने मारे इसके साथ ही। मारा क्यों उनको? ज्यादती करके छोड़ भी तो सकते थे, कत्ल क्यों किया? उसमें मुझे समझ नहीं आई। क्या समझ क्या नहीं आई? तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती करता है? हाँ। शौक से करवाते हो? हाँ, जबरदस्ती करते हैं? ज़बरदस्ती क्यों? करते हैं। तुमने किसी को बताया आज तक? नहीं। क्यों? कौन है वो लड़के? वो गली में हैं, हमारी कज़न ही है, मेरे लगते हैं। उन लोगों ने की। कब? 1-1.5 महीना हो गया तब की थी। कब से कर रहे थे? उसको 1-1.5 साल हो गया तब से करते हैं मेरे साथ। कहाँ पे करते हैं वो तुम्हारे साथ ज्यादती? जिधर भी ले जाएं करके, तो बाद में मुझे घर छोड़ देते हैं। तुमने अपने घर वालों को, उनके वालिदैन वगैरह को किसी को बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैंने कहा ये तो मेरी गलती है इसलिए मैंने बताया था। नहीं, गलती तो तुम्हारी नहीं ना, उनकी थी। वो तुम्हारे साथ कर रहे थे तो तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया? पैसे देते थे तुम्हें वो इस बार? 30-40 रुपये दे देते थे बस। झूठ बोल रहे हो, तो ज़्यादा पैसे देते थे तुम? नहीं, बस ऐसे नहीं देते थे। या 50 दे दिए। तुम मांगते थे पैसे? नहीं, वो खुद ही देते थे, मैं नहीं मांगता था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तसद्दुक़ हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई हौलनाक वाक़या है। इस बारे में जो भी सुनता है दिल दहल जाता है कि इस इंसान ने अपने सगे भाई के साथ पहले ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पूरे लाहौर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक पड़ गई थी इस बच्चे के हवाले से, क्योंकि इस इलाके में ये दूसरा वाक़या हुआ था। बच्चा डेड हालत में तो बाजियाब हो मिल गया है, लेकिन इनसे जानते हैं तसद्दुक़, पहली आप, मेरा ख्याल आपकी भी सर्विस के पहला ऐसा नौयत का वाक़या होगा जिसके अंदर सगे भाई ने सगे भाई के साथ ही ज़्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया। क्या इंकशाफात इसने मज़ीद किए हैं? क्या तफ्तीश सामने आई है? क्यों करता है? बस ये अभी तो इसने इन्वेस्टिगेशन में यही कहा है कि जी मुझे मेरे साथ ज़्यादती होती थी, तो इस वजह से मुझे भी लत पड़ गई थी। तो मेरे साथ जब होती तो फिर मैंने फिर बच्चों पे इस तरह करता। कैसे आप लोगों को इस पे शक कैसे गुजरा? क्योंकि इसका बाप बता रहा था कि जब उसको, इसके भाई को ढूंढा जा रहा था तो ये साथ सर्च ऑपरेशन के अंदर मौजूद था और आगे आगे बढ़कर बच्चे को, अपने भाई को ढूंढ रहा था। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ था, हमें बता भी रहा था, जगह भी पिन पॉइंट कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी जो सुपरवाइज़र हमारे कर रहे थे एसपी साहब, सदर इन्वेस्टिगेशन ईसा साहब, फिर उन्होंने भी क्वेश्चनिंग की इससे। फिर हमने इसके कपड़े चेक किए तो कपड़े से हमें ब्लड जो स्पॉट थे वो हमें वाज़ेह नज़र आए। फिर हमने इससे क्वेश्चनिंग की कि ये किस चीज़ के, इसने कहा जी मुझे चोट लगी है, उस चीज़ के हैं। फिर जो मुझे घर वालों ने मारा था
तो लेकिन इसने ऊपर जैकेट पहनी हुई थी तो फिर बात के लिए नहीं कर सका। फिर इसने हमें मुख्तलिफ हिले बहाने जो बनाए जो कि वेरीफाई नहीं कर रहा था। फिर हमने मज़ीद इनसे क्वेश्चनिंग किया तो फिर उसमें इसने इंकशाफ कर लिया। अभी जो बच्चा अब्दुल्ला है उसके बारे में इससे तफ्तीश का आप लोगों को कैसे ख्याल है? वो इसलिए कि एक ही मोहल्ला है और ये तकरीबन 7 घर हैं ये, तो उस वजह से हमने इससे वो भी पूछा तो उसने वो भी इंकशाफ कर दिया। तकरीबन 5 माह हो गए उस बच्चे को लापता हुए हुए, तो आप लोगों ने उस बच्चे को ढूंढने के लिए क्या आज तक कोशिशें की थी? हमें काफ़ी हमने जो रिकॉर्ड याफ्ता थे इर्द गिर्द के लोग उनको भी शामिल तफ्तीश किया था, फिर जो ये पिन पॉइंट करते थे उनको भी किया था। मजीद अभी उसकी हम जो इलाके में कोई CCTV फुटेज वगैरह, कोई सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज वगैरह नहीं लगे हुए थे जहाँ से ये पता चल सकता कि ये आया झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ये वाकई इसने? नहीं, ये गुंजानुबाद इलाका आबादी वाला इलाका है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ सेफ सिटी के कैमराज नहीं है। लोकल कैमराज थे लेकिन उस जगह पे ये शो नहीं हुआ है। तो अभी ये आप लोगों को बताता है कि अब्दुल्ला को मैंने कत्ल किया है और उसी तरह कत्ल किया जिस तरह से मैंने अपने भाई अरसलान को कत्ल किया था और लाश का भी। लेकिन पिछले जितने भी टाइम से ये आप लोगों को जगह बता रहा है वहाँ से अब्दुल्ला की लाश नहीं मिली? जी, अभी तक हमें नहीं मिली लाश। जहाँ जहाँ पिन पॉइंट कर रहा है हम उस पर कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं आएगी तो फिर हम इसको भी। लेकिन जब इसने अपने भाई की लाश का आप लोगों को बताना था कि कैसे कत्ल किया, वहाँ पे तो ये अंधेरे में भी आप लोगों को ले गया। जी बिल्कुल, इसने खुद ही गया। SSP साहब ने बताया कि रात का अंधेरा था। बिल्कुल, ये खुद ही गया, हमें पिन पॉइंट किया उसने कि यहाँ पे मैंने बदफेली की, यहाँ पे मैंने बोतल हिट किया और फिर वहाँ से घसीट के साथ ही रोही नाला जो बरसाती नाला था उसमें फेंक दिया। तो अब्दुल्ला के मुतालिक क्यों ये फिर झूठ बोल रहा है या क्या कर रहा है, या आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें? क्योंकि उसके बुरसा भी, अब्दुल्ला के बुरसा भी यही बता रहे थे कि ये पहले नाले में लेके गया, फिर इसने कहा कि मैंने किसी जगह दबा दी है, इस किस्म की बातें कर रहा है, फिर कहता है किसी पठान को भेज दिया। नहीं, वो अभी तो यही कह रहा है कि जी मैंने इसको नाले में फेंका। हमने उसकी जो बरसाती नाला है उसको क्लियर कर रहे हैं, जैसे ही कोई हमें एविडेंस होगी तो हम इसका इंशाल्लाह उसको प्रॉपर DNA वगैरह इसका करवा लिया? जी, इसका DNA अभी होना है। बहुत मेहरबानी। आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो लाहौर में पेश आया है। इसके बुरसा जो हैं वो तो कहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला की वालदा जो हैं वो आज भी इस उम्मीद के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उनको कभी इम्कान है कि अब्दुल्ला को इसने कत्ल नहीं किया, बल्कि अब्दुल्ला जो है वो किसी जगह पे मौजूद है। लेकिन मुलजिम जो है वो पुलिस को यही बार बार बता रहा है कि अब्दुल्ला को ज़्यादती के बाद मैंने कत्ल कर दिया था और लाश को नाले में फेंक दिया। लेकिन अभी तक ना तो नाले से लाश मिल सकी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे एविडेंसेस मिल सके जिससे इस चीज़ को तक़वियत मिले कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जा सका या उसकी जो बॉडी के बकाया जाते हैं वो मिल सके। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। इमोशनल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि फिजिकली तो वो अपने बहन भाइयों के साथ रह रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, लेकिन इमोशनली उसको उसके साथ ना मोहब्बत फील होती है, ना प्यार फील होता है, ना अफेक्शन, ना केयर, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इस हद तक कोल्ड हो गया है कि उसको वो चीज़ें जो एक ह्यूमन नेचर के बेसिक इतनी छोटी सी उम्र में कैसे हो सकता है बंदा? क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी हुई है उसके साथ। जब ये चीज़ होती है, जब सेक्सुअल फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ तो इंसान सबसे पहले अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाता है, वो इनबिल्ट एंगर होता है। उसके बाद वो जब अपनी ओरिएंटेशन से कंफ्यूज हो जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो एज भी ऐसी है, उसके अंदर ट्रांजिशनल एज है अभी इमोशंस को समझना, जो उसके साथ हुआ उसके साथ समझना, लोगों का एटीट्यूड और इवन अपने भी जो अपग्रोइंग उसके साथ उसके हार्मोन्स अभी वो उससे लड़ रहा है तो उसको वो चीज़ जो है नहीं फील। इसमें ज़्यादा रोल माशरती और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ आप देखते हैं कि ऐसे इदारे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी होती है जो एक आप ये कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस और माँ बाप जो है वो अर्ली एज में और इवन डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं
कि बच्चे का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। और चूँकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस वजह से इस किस्म के केसेस जो हैं वो बड़े एक सनसनीखेज वाक़यात के तौर पर सामने आते हैं और फिर उसका कोई सद्देबाब भी नहीं होता। अब इसमें अब देखा यह जाएगा कि जो भी एक्शन हुआ है, कानून की नज़र से हर एक्शन का अलहदा जुर्म काउंट किया जाएगा, उसकी सज़ा अलहदा होगी, उसका ट्रायल गो के इकट्ठा होगा, लेकिन उसकी सज़ा जो वो अलहदा होगी। इंतहाई अफसोसनाक दिलसोज वाक़या है कि सगे भाई ने अपने छोटे भाई के साथ ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसको बाद में कत्ल कर दिया और लाश को वीराने में फेंक दिया, एक पानी के जौहर में फेंक दिया। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद होने के बाद तहकीकात की तो सगा बड़ा भाई ही कातिल निकला है और ज़्यादती करने वाला मुलजिम भी वही है। यही नहीं बल्कि मुलजिम इससे पहले अपने 7 साला कज़न को भी इसी अंदाज में ज़्यादती करने के बाद कत्ल कर चुका है, जिसकी लाश की तलाश पुलिस कर रही है। और जैसे आपने सुना कि हमारे साथ इंटरव्यू में उसने बताया कि वो आज भी मोहल्ले के कुछ उसके रिश्तेदार और लोग हैं जिनसे वो जो उसके साथ ज़्यादती करते हैं, तो एक सीरीज़ चली आ रही है उसके साथ ज़्यादती करने की और वो आगे लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इंसान को दूसरे रिश्तों में तमीज़ करते वक्त कई दफ़ा तमीज़ भूल जाता है, लेकिन जब आपके सगे बहन भाई हों तो आप वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक आपको ऐसी अटैचमेंट होती है कि आप उनके साथ कोई भी चीज़ बुरा करते हुए, यानी लड़ाई में भी आप एक तमीज़ रखते हैं कि आपका भाई है या बहन है। तो इस रिश्ते में कैसे ये मुलजिम इतना दरिंदा सिफ्त हो गया कि उसने ना सिर्फ अपने भाई को ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि कत्ल भी कर दिया। अनीज़ा, बहुत ही अलहदा सा केस है कि समझ से बालातर है कि कैसे इंसान कर सकता है। माहिर नफ्सियात हैं, आप क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि जब एक बच्चे के साथ जब फर्स्ट एपिसोड होता है, उसके साथ सेक्सुअल रेप होता है, उसके साथ जैसे आप कह रहे हैं मुलजिम ने किया, तो उसके साथ भी कभी हुआ है ऐसा जिसके बाद वो इस बिहेवियर में इंडल्ज हुआ है। कुछ इफेक्ट जो हैं वो इमीडिएट होते हैं, कुछ डिलेड होते हैं। जैसे अगर इमीडिएट या डिलेड की एक्चुअली बात करें, इसके अंदर डिलेड है काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे पहले तो ये आता है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, वायलेंस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो है इमोशनल डिटैचमेंट यानी इमोशनल डिस्टेंसिंग। इमोशनल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि फिजिकली तो वो अपने बहन भाइयों के साथ रह रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, लेकिन इमोशनली उसको उसके साथ ना मोहब्बत फील होती है, ना प्यार फील होता है, ना अफेक्शन, ना केयर, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इस हद तक कोल्ड हो गया है कि उसको वो चीज़ें जो एक ह्यूमन नेचर के बेसिक इतनी छोटी सी उम्र में कैसे हो सकता है बंदा? क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी हुई है उसके साथ। जब ये चीज़ होती है, जब सेक्सुअल फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ, तो इंसान सबसे पहले अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाता है। वो इनबिल्ट एंगर होता है उसके बाद वो जब अपनी ओरिएंटेशन से कंफ्यूज हो जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो एज भी ऐसी है, उसके अंदर ट्रांजिशनल एज है अभी इमोशंस को समझना, जो उसके साथ हुआ उसके साथ समझना, लोगों का एटीट्यूड और इवन अपने भी जो अपग्रोइंग उसके साथ उसके हार्मोन्स अभी वो उससे लड़ रहा है, तो उसको वो चीज़ जो है नहीं फील हुई। तो उसने जो है इन सब चीज़ों, इमोशनल डिस्टेंसिंग, इसके अंदर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नज़र आ रहा है कि उसको भाई की तरफ कोई अफेक्शन, कोई प्यार, कोई उसकी चीख पुकार, वो चीज़ उस वक्त नहीं नज़र आई, और उसको नज़र आई तो उस वक्त अपना वो एंगर या वो इनबिल्ट जो उसके अंदर उस वक्त एक इमोशनल एनर्जी उस वक्त हाइप क्रिएट की हुई थी, तो उसके अंदर उसने जो वो अटेम्प्ट आपकी अगर इस बात को हम माने और उसका जो बैक ट्रैक है उसको देखें, तो उसने अपने एक इसी एज के 7 साल के कज़न को अगस्त में अगवा किया, उसके बाद उसके साथ भी ज़्यादती की और उसको भी कत्ल कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने मेरे भाई को किया।
और इन दोनों एपिसोड्स के दरमियान उसने अपनी एक छोटी कज़न को भी ऐसे ही अगवा किया और उसके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे लोग आ गए उस जगह पे और वो बच्ची बच गई। तो इसके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसकी तो तमीज की नहीं जा रही, यानी वो सिर्फ लड़कों की तरफ आगे नहीं रहा बल्कि वो लड़की को भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इसके अंदर जो है ना, फिर वो यही है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को वो कर रहा है उस वक्त, आप कह लें टेस्ट कर रहा है कि ये ओरिएंटेशन फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए भी उसकी सेम है। अब सेक्सुअल एनर्जी अगर तो है उसकी जो मेल्स के लिए नहीं है फीमेल्स के लिए है, तो वो दोनों ही उसका निशाना बन रहे हैं। वहाँ पे बस उसका ये है कि वो उस वक्त सिर्फ अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है सिर्फ उसको सेटिस्फाई करना चाह रहा है, ग्रेटिफिकेशन या प्लेयर सीकिंग के तौर पे उसको देख रहा है। वो उसको अनलेस अनटिल कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं देख रहा कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा। जैसे अगर वो बच्ची बच गई तो बाद में उसने क्यों नहीं बताया या क्या व्हाटसोएवर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वहाँ पे सिर्फ ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स है जो कि बेसिक सेक्सुअल नीड्स है बच्चे की। ज्यादती के केसेस पहले भी होते थे, लेकिन इसने दोनों वाकयात में दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की क्या वजह होगी? बहुत सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन तो एक चीज हो गई, कत्ल क्यों किया फिर? कत्ल इसलिए किया होगा कि शायद उसको जो है वो चाहता नहीं होगा कि ये चीज़ आगे सामने आए, या भाई था या कज़न था, बहुत ब्लड क्लोज रिलेशंस थे, वो नहीं चाहता होगा कि ये चीज़ मज़ीद आगे जाए, या हो सकता है उसका अपना कोई हो या नेट बनाना चाह रहा हो फैमिली में एक के बाद एक, या वो इस वजह से कर रहा होगा, या बाहर उसको वो नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी अप्रोच करने के लिए। घर में इतने उसके पास ऑप्शंस होंगे कि एक कज़न चला गया, भाई होगा, हो सकता है इसके बाद और भी उसने। जब उससे मैंने ये पूछा कि जब उसके साथ उसको सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है तो वो उसने शिकायत क्यों नहीं की, तो उसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा जब तुम्हारे साथ एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, फिर तुम हैबिचुअल हो गए, तुम पैसे लेना शुरू हो गए, तो उसने माना कि वो पैसे लेना शुरू हो गया, तो फिर तो अब्यूज वाली चीज तो खत्म हो गई। अब्यूज वाली चीज खत्म होगी, लेकिन उसका हैबिचुअल पैटर्न बन गया, उसका रीइंफोर्सिंग पैटर्न बन गया। अब सेक्सुअल एक चीज ऐसी है कि जब आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी वो बॉडी की एक बेसिक नीड है, आपको प्लेयर फील होता है। जिस चीज़ में प्लेयर फील होता है वही काम आप बार बार रिपीट करते हैं। सेक्सुअल इन सब चीज़ों को, ये जो एक चेन है, इसको हम ना एक तरह से जैसे एडिक्शन होती है किसी चीज़ की, तो ये क्रेविंग्स में हम इसको देखते हैं कि उसको क्रेविंग्स होती है इस चीज़ की। जैसे एक नशावर मरीज़ को नशा छोड़ने के बाद ये जब तक नहीं मिलता क्रेविंग्स होती है, इस तरह जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी क्रेविंग्स होती हैं इस चीज़ की। तो वो क्रेविंग्स हैं जिसको वो सेटिस्फाई करने के लिए, उस अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वो इसमें आगे जो है मुलव्वस रहता है। लास्टली ये बताइएगा कि इसके अंदर भाई को बच्चों यानी वालिदैन ज़्यादा प्यार करते हों, इस किस्म की कोई नफरत इस हद तक इंसान को लेके जा सकती है? अगर इस बच्चे के केस में देखें, वैसे राइवलरी तो होती है, जेलसी का एलिमेंट भी होता है। एक फर्स्ट बॉर्न के बाद सेकंड बॉर्न हो तो पहला बच्चा जो है वो रिग्रेस बैक कर जाता है, वो बचगाना हरकतें करने लग जाता है कि मुझे वो तवज्जो दी जाए। बहन भाइयों में जेलसी होती है, लेकिन उनमें प्यार भी उतना ही होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को किस तरह से जो है ना हैंडल करते हैं। कहीं पेरेंट बहुत अंडर इन्वॉल्व या ओवर इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे, क्या वाकई वो कंपैरिजन तो नहीं करे, देखो वो कितना बुरा है और वो तुम कितने अच्छे हो। तो अगर ये चीज़ इस एज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कह सकते हैं कि इसके अंदर ये एक पैमाना हो सकता है। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं, मेरी भी एजुकेशन हो जाएगी। इंसान अपने बहन भाइयों के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, एक जो ब्लड रिलेशन होता है, उसको भूल सकता है? उसकी तमीज़ किसी मैंने क्योंकि कत्ल के वाक़यात मैंने सुने हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को गुस्से में आके कत्ल कर दिया, बहन ने भाई को भाई ने बहन को गैरत का नाम देके कत्ल कर दिया। इस नौयत का मैंने कभी केस नहीं सुना कि भाई ने भाई के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसके बाद कत्ल किया हो सकता है कि होते हो लेकिन रिपोर्ट ना होते हो, लेकिन रिपोर्टेड केसेस मेरी नॉलेज में ऐसे नहीं हैं। ये इसकी क्या वजह है? देखिए, जब एक काम बुरा होने वाला होता है ना, उस वक्त जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस वक्त आ रहा होता है नजर सिर्फ उसका इमीडिएट जो इफेक्ट आएगा, खून का रिश्ता भी उस वक्त नहीं नजर आता। जैसे ऑनर किलिंग का आप कह लें, उस टाइम पे एक वक्ती तौर पे क्या होता है, इंसान इतना ज्यादा हाइप, उसके अंदर इतने ज्यादा इमोशंस, इतना का सरचार्ज हो रहे होते हैं कि वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो कर लेता है। लेकिन हाँ, बाद में कुछ 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद जरूर वो गिल्ट वाली फीलिंग्स आती है, लेकिन इमीडिएट वो इंसान कोल्ड या उसके अंदर एम्पैथी वाली फीलिंग्स नहीं आती। और यही जैसे बच्चे का आप केस बता रहे हैं, इस वक्त तो इसके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आ रही, लेकिन इस तरह के बच्चे बड़े होकर एक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें ये जाने के बहुत चांसेस हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जो है एक डिसऑर्डर का शिकार है जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि खसूसन बच्चों में पाया जाता है, जो कि अगर इस एज में ठीक ना किया जाए तो बड़े एज में जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन सकता है। बहुत शुक्रिया। अनीजा हबीब हमारे साथ मौजूद थी।
नाज़रीन, मेरी जितनी मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है उसके अंदर इस किस्म के वाक़यात मैंने पहले नहीं सुने। रिपोर्टेड ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर हुए भी होंगे तो लाहौर शहर तो बहुत दूर की बात है, शहर के सबर्बन एरियाज़ में भी शायद ही कभी ऐसा केस जो है वो रिपोर्ट हुआ होगा। लेकिन इस केस के रिपोर्ट होने के बाद बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि क्या हमारे माशरे के अंदर जो सोशल टाइज़ हैं वो इतनी वीक होती जा रही हैं कि हम रिश्तों के तकद्दस को पामाल करना शुरू हो गए हैं। भाई ने भाई को जायदाद के पीछे कत्ल कर दिया, बहुत आम सा जुमला है। भाई ने बहन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, ये भी हम केसेस बहुत सुनते हैं। लेकिन भाई ने भाई के साथ ज़्यादती की और उसके बाद कत्ल कर दिया। हमारी सोसाइटी में कम से कम ऐसे वाक़यात जो हैं वो टेलीविज़न पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आते थे। लेकिन इस दफ़ा इस केस ने आके एक नई बहस छेड़ दी है। मुलजिम से जब मैंने गुफ्तगू की तो मुलजिम के चेहरे पे कोई भी परेशानी या कोई भी नदामत हरगिज़ ना थी, और वो अपना ये वाला जुर्म तो मानता ही है जो उसने अपने कज़न अब्दुल्ला के साथ तकरीबन 4-5 माह पहले किया, वो भी मानता है और उस लाश को ढूंढने में पुलिस की मदद भी कर रहा है। जबकि वो इस गिरफ्तारी के दौरान ये भी बताता है कि उसने एक अपनी फीमेल कज़न को भी सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच्ची बच गई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश की जा रही है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल में बतौर वालिदैन बहुत कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह की अनीज़ा बता रही हैं डिसऑर्डर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर्स बच्चों में डेवलप ना हो सके और इस किस्म के जो दौरे जहालत के वाक़यात हैं वो ऐसे रोनुमा ना हो। इंतहाई दिल दहला देने वाला केस है, जिसके जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर सज़ा क्या होगी, कैसे सज़ा दी जाएगी, क्योंकि एक बच्चा जो है वो अभी तक मिला नहीं है। उसकी जो बॉडी पार्ट्स या जो भी डिकम्पोजिशन के बाद चीज़ें उसकी बॉडी की बच गई, उनको तलाश करने का मरला जो है वो जारी है और पुलिस उस पर काम कर रही है। माहिर कानून हमारे साथ शेख असलम साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्स ऑफ जो लॉ है वो कैसे अपना कोर्स पूरा करेगा। भाई, सगा भाई जो है वो कातिल है और सगा भाई कातिल तो है, लेकिन उसने उसके साथ ज़्यादती भी की है। इसी तरह अपने कज़न के साथ भी उसने ज़्यादती की है और उसको कत्ल करने का भी एतराफ़ करता है। इनसे जानते हैं। शेख साहब, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा केस है कि सगा बड़ा भाई है जिसने छोटे भाई के साथ ज़्यादती की और उसको कत्ल कर दिया, और फिर जब पकड़ा गया तो उसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि इसको तो कत्ल किया ही है, मैंने एक कज़न को भी कत्ल किया है जिसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, वाकई आपने जैसे इंटरव्यू में कहा कि बदकिस्मत दिन है लाहौर की तारीख के लिए, और ये बदकिस्मत वाक़या है क्योंकि आप देखें कि इसमें ज़्यादा इशू जो है वो क्राइम तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इस केस के अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि आप देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को इन्वोक करना पड़ेगा। बच्चे की उम्र मेरे ख्याल से 16 साल से ज़्यादा नहीं है, वो कम है, और उसके जो विक्टिम है वो भी इतने ही उम्र के बच्चे हैं। तो इसमें ज़्यादा रोल माशरती और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ आप देखते हैं कि ऐसे इदारे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी होती है जो एक आप ये कह सकते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और माँ बाप जो है वो अर्ली एज में और इवन डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। और चूँकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस वजह से इस किस्म के केसेस जो हैं वो बड़े एक सनसनीखेज वाक़यात के तौर पर सामने आते हैं और फिर उसका कोई सद्देबाब भी नहीं होता। अब इसमें अब देखा ये जाएगा कि जो भी एक्शन हुआ है, कानून की नज़र से हर एक्शन का अलहदा जुर्म काउंट किया जाएगा, उसकी सज़ा अलहदा होगी, उसका ट्रायल गो के इकट्ठा होगा, लेकिन उसकी सज़ा जो वो अलहदा होगी। अब जो पिछला उसने किया है इसी सीरीज़ के अंदर के जी मैंने पहले भी इससे कोई वाक़यात की हैं, ये फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि वो आया वाकई सीरियल ऑफेंडर है
सीरियल किलर है इन मामलात के अंदर के, या डर और खौफ के मारे उसने पिछला कोई ऐसा ऑफेंस जो उसने हालांकि ना किया हो लेकिन पुलिस के खौफ की वजह से उसने किया। तफसीलात आती हैं तो उसके ऊपर हम मज़ीद देखेंगे क्या मामला बनता है। हमारा कानून क्या कहता है कि अगर एक शख्स एक बंदे को कत्ल करता है या दो को कत्ल करता है या उनसे ज़्यादा को कत्ल करता है, सज़ा सेम है? सज़ा तो एक ही दफ़ा होनी है। अगर उनको मर्डर की सज़ा होती है, आप देख लें कि सज़ाए मौत अगर होती है तो वो एक दफ़ा होनी है, लेकिन चूँकि ऑफेंस की नेचर जो है उसके हिसाब से ये देखना ये पड़ता है कि आया कि कुछ हीनियस क्राइम है तो उसके हिसाब से बाज़ औक़ात सज़ा में, चूँकि अगर ऑफेंस 2 दफ़ा उसने कमिट किया, एक दफ़ा ज़्यादती और उसके बाद उसको कत्ल किया गया, तो डेफिनेटली दोनों की सज़ा अलग-अलग शुरू होगी, अलग-अलग ख़त्म होगी। अगर ज़्यादती के केस में उसे सज़ा 12, 14, 15 साल होती है या छोटी उम्र होने की वजह से कम होती है तो पहले वो सज़ा पूरी की जाएगी और बड़ी सज़ा लेटर ऑन दी जाएगी। तो डिपेंड करता है अब केस के जो ट्रायल में क्या चीज़ साबित होती है। इसके अंदर उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी एक कज़न को, जो बच्ची लड़की थी, उसको भी ज़्यादती करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लोग आ गए जिसकी वजह से उसने छोड़ दिया। तो अब उस पुलिस उसका भी मुकदमा दर्ज कर सकती है अगर करना चाहे तो? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि एविडेंस उसके पुलिस के पास, क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि जो फौजदारी जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसके अंदर पुलिस के रूबरू एतराफ़ की कोई अहमियत नहीं है। इसकी वजह यह है कि पुलिस को इंडिपेंडेंटली ये उनके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि वो अपने डर और खौफ की वजह से किसी भी बंदे को मजबूर ना करें, ऐसे वाक़यात या ऐसे हालात पैदा ना कर दें कि वो पुलिस के डर और खौफ की वजह से इकरार जुर्म करे। लेकिन इसके साथ ही पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना ज़राए से इतनी भारी एविडेंस इकट्ठी करे ताकि ट्रायल के दौरान जब कोर्ट के अंदर ये केस चले तो वो कोई भी मुकदमा है, कोई भी इकरार जुर्म है, वो प्रूव हो सके। अदरवाइज़ फिर इस इकरार जुर्म की पुलिस के सामने बज़ाहिर अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं है इसकी। आपसे अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक जुमला सुनते हैं कि फ़लाँ मुलजिम को 3 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी या 2 दफ़ा सज़ाए मौत हो गई, 5 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा दे दी। जब एक शख्स एक बंदे को कत्ल करे या 10 बंदों को कत्ल करे उसके ऊपर 302 ही लगती है, तो फिर ये जो, जैसे मैंने आपसे अभी सवाल भी पूछा था कि इसको सज़ाए मौत अगर होती है तो वो दोनों कत्लों की होगी, तो वो फिर उसका वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है कि 5 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा, 2 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा? देखिए हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जैसे कि ये भी है, आप इसकी नेचर और इसकी रूटीन के हिसाब से समझ सकते हैं, वहाँ पर हज़ारों साल में सज़ा हो सकती है, कई 100 साल की सज़ा हो सकती है। वो सिर्फ क्राइम की ग्रेविटी को साबित करने के लिए और उसको माशरे के ऊपर एक इम्पैक्ट करने के लिए और मुजरिम को डराने के लिए और बाकियों को डराने के लिए इनकी जो है वो तादाद सालों की या सज़ा की बढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अगर 2 दफ़ा सज़ाए मौत हुई तो इसका मतलब है उसने 2 मर्डर किए, और इसके अलावा अगर उसने अटैम्प्ट टू मर्डर किया तो उसकी सज़ा 14 साल, 15 साल, 10 साल, जो भी वो प्रूव कर सकेंगे ट्रायल के बाद, तो उसके मुताबिक होगी। अब यहाँ पर 2 किस्म के वाक़यात सामने आए, एक अटैम्प्ट टू रेप है और एक रेप है ऑलरेडी। तो अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो अटैम्प्ट टू रेप और जो रेप की सज़ा है ये अलग अलग होगी उसे, लेकिन चूँकि सज़ा का दौरानिया शुरू इकट्ठा होगा, इसमें सिर्फ ये थोड़ी सी बारीकी है नाज़रीन के समझने के लिए, क्योंकि अगर एक केस के अंदर अटैम्प्ट टू रेप के अंदर सज़ा उसको 7 साल 5 साल हो जाती है और जहाँ पर उसका रेप प्रूव हो जाता है अदालत में उसको 14 साल या 15 साल सज़ा होती है, तो ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी शुरू होंगी। तो जो सज़ा पहले ख़त्म हो जाएगी उसका दौरानिया ख़त्म हो जाएगा और जो दूसरी सज़ा फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी आगे से। तो फिर फाइनली अगर मर्डर प्रूव हो जाता है तो फिर डेफिनेटली हैंग टू डेथ है, तो वो फिर फाइनली सज़ा उसके ऊपर काउंट होगी। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। लाहौर में ऐसे वाक़यात होते होंगे लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं हुए। जहाँ तक मेरी अपनी सहाफ़ती तजुर्बे की बात मैं करूँ तो मैंने अपनी तजुर्बे में कभी ऐसा केस नहीं सुना जिसके अंदर कोई लाहौर में ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ हो कि भाई ने भाई को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया हो। दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे जहालत आज भी पाई जाती है वहाँ पे ऐसा वाक़या अगर हो जाए और मुकदमा दर्ज हो जाए तो वो अचंभे की बात नहीं है। लाहौर में ऐसा वाक़या होना अचंभे की बात है और हर शख्स जो है उसके लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ था कि ये वाक़यात ऐसे लाहौर में क्यों रूनुमा हो गए।
और रोनुमा भी शहर के वस्त में, निश्तर कॉलोनी शहर का बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, बहुत गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ। और मुलजिम जब पकड़ा गया तो उसने सिर्फ अपने भाई को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का इतराफ़ नहीं किया, बल्कि उसने ये भी इतराफ़ किया कि उसने अपने कज़न अब्दुल्ला को भी ज़्यादती के बाद इसी अंदाज में कत्ल किया था। और उसने अपनी एक कज़न बच्ची जिसकी उम्र 6 से 7 साल बताई जाती है, उसको भी ज़्यादती के बाद कत्ल करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी थी, वहाँ पे मौके पे कोई लोग पहुँच गए और बच्ची जो थी, मुलजिम जो था बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। अब मुलजिम आप इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। माहिर कानून से हमने राय ली, माहिर नफ्सियात से राय ली, पुलिस से राय ली। तमाम का कहना यही है कि ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, इनको मुआशरे में इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात करते हुए मुलजमान की रूह कांपे। जिस तरह से इस वाक़े को सुनने के बाद किसी भी माँ बाप की रूह कांप जाती है कि ऐसे वाक़यात भी हमारे माशरे में जन्म लेना शुरू हो गए, तो इनको निशान इबरत बना देना चाहिए ताकि लोगों को तसल्ली हो सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।